हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपकी अपनी स्टडी लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर 2020 और 21 में होने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है पूरी की पूरी। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 59 पार्ट जो हम लोगों ने कवर किए हुए हैं अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, काफी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 60 और जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 516 से। इसका मतलब 515 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से कवर किए जा चुके हैं। नेट जेआरएफ पीजीटी और अकाउंटेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है पूरी की पूरी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि 516 नंबर का है। अ कॉन्सेप्ट इन रिटेलिंग that helps explain the emergence of new retailers is called that hypothesis। बोला जा रहा है कि किसी भी मार्केट में जो नए दुकानदार आते हैं या फिर किसी दुकानदार को समझने के लिए, ठीक है, जो हाइपोथेसिस यानी कि जो एक तरह से आप बोल सकते हैं परिकल्पना जो होती है उन्हें समझने का जो रिटेलिंग जो फैक्टर होता है वो किस चीज से रिलेटेड करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड करता है वो हमारे पास, सर्विस से रिलेटेड करता है, रिटेल साइकिल से देखता है, या फिर हमारा विल ऑफ रिटेलिंग से देखा जाता है। राइट आंसर चूज कीजिए, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विल ऑफ रिटेलिंग। होता क्या है ये चीजें? बेसिकली इसके चार फ्रेजेस होते हैं, सबसे पहले आपको वो समझना चाहिए। चलिए चारों फ्रेजेस देखते हैं कौन कौन से हैं, अच्छे से समझना है चारों फ्रेजेस। पहला जो फ्रेज है हमारा, इसमें क्या आता है? आप सपोज मान लो आप एक न्यू इंटरप्राइजेस यानी कि आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। किसी भी मार्केट में आप एंट्री के लिए सबसे पहले आप वहाँ क्या करते हैं? आउटलेट स्टार्ट विथ लो प्राइस से स्टार्ट होता है, वो लो मार्जिन से आती है वो, और उस स्टार्टिंग में उसकी जो रेपुटेशन होती है वो भी अगेन लो ही होती है यानी कि कम होती है। फ्रेज नंबर 2 में जब वो आती है, मतलब वो कुछ देर मार्केट में सेटल्ड हो गई, तो अब क्या करती है? वो अपनी प्राइस को हाई कर देती है, मार्जिन अपनी बढ़ा देती है, और जो उसका रेपुटेशन है अगेन वो बढ़ रहा है क्योंकि उसने फ्रेज 1 से फ्रेज 2 को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेज 2 कंप्लीट होने के बाद वो फ्रेज 3 पे आ जाती है। फ्रेज 3 पे अगेन वो क्या करती है? अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। मेंटेन करने की कोशिश करने का मतलब क्या होता है? वो अपने आप को एक तरह से इंप्रूव कर रही है और अच्छी तरीके से। अगेन इसमें भी वो अपनी प्राइस हाई रखेगी, मार्जिन भी हाई रखेगी, और जो इस बार जो उसका रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं पहले की तरह और भी ज्यादा बढ़ता हुआ ग्रोथ में नजर आएगा। इन सभी को देख करके जो चौथा फ्रेज क्रिएट होता है वो बेसिकली दूसरों को बुलाने का एक इनविटेशन होता है। इनविटेशन कहने का मतलब ये होता है कि अब आप ग्रो कर चुके हैं। मान लो ये कंपनी जो थी, वो सपोज एक्स वाई जेड एक कंपनी थी, वो इस फ्रेज में आकर के ग्रो कर चुकी है। तो एक्स वाई जेड को वो देखने वाले बहुत सारे कंपनी होंगे, ये उसे देखेंगे और स्टडी करेंगे। मान के चलो ए बी सी डी और ई, ये लोग देख रहे हैं इस कंपनी को कि ग्रो किस तरह से कर रही है। अब ये लोग भी इस कंपनी में आने की सोचेंगे, इस मार्केट में आने की सोचेंगे। न्यू कॉमर्स लोग यानी कि नए बंदे लोग इस स्टार्ट होंगे, और अगेन यहाँ से वो फ्रेज 1 स्टार्ट हो जाएगा उन सभी के लिए। और इस बंदे का जो एक्स वाई था उनको कंपटीशन देखना पड़ेगा, तो अगेन न्यू वालों के लिए ये चीजें होंगी, और जो पुराना वाला है उसको उन सबको टैकल करने के लिए अगेन ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रॉपर आंसर है किसी भी पर्टिकुलर वाइल ऑफ रिटेलिंग के बारे में। तो आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा चार फ्रेज होते हैं। कौन कौन से फ्रेज में क्या क्या काम होता है अगेन मैंने ये बता दिया आप सभी को, तो इसे अच्छे से आपको याद रखना है, इसे नोट डाउन कर लो, बहुत ही बेनिफिट देगा एग्जाम में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, manufacturers of car and motorcycle typically seek dash distribution। पूछा जा रहा है कि जो आमतौर पर जो मोटरसाइकिल या फिर कार के जो निर्माता होते हैं अगर वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा? सेलेक्टिव होगा, इंटेंसिव होगा, एक्सक्लूसिव होगा, या फिर हमारा रिस्ट्रिक्टिव होगा? देखो सबसे पहली चीज तो कार और मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस के बिहाफ पर आपको चल करके काम करना पड़ता है। तो मैं इसे चूज करना चाहूंगा रिस्ट्रिक्टिव। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए होते हैं कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बाकी सभी लोगों से, जो ऑप्शन 3 है उनसे ज्यादा यहाँ पर सुटेबल है अकॉर्डिंग टू कार, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, इन सब चीजों को, मतलब जितने भी हमारे इस तरह से व्हीकल्स वाली चीजें आती हैं उन सब के लिए बेनिफिट्स होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which method of setting advertising budget is most scientific and logical। हमें बोला जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट जो बजट है अगर आप वो पहले से सेटअप करना चाहते हैं तो साइंटिफिक और लॉजिकल मेथड में से कौन सा वो तरीका सबसे बेस्ट होगा, आपको ये बताना है। तो अगेन मैं जो चूज करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बजट, एडवर्टीजमेंट बजट चूज करना है, तो एडवर्टीजमेंट किसी न किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किया जाता है।
पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अपने ध्यान में रखा है तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्टिकुलर लोकेशन, प्लेस, अपने टारगेट ऑडियंस, इन सभी चीजों को ध्यान देते हैं। टारगेट ऑडियंस के लिए आपको अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो राइट आंसर इन सभी चीजों को मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो, तो मैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। टास्क मेथड अगेन हम किस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमारी प्रॉपर ऑडियंस को मिलेगी। ऑडियंस चाहिए हमें, प्लेस चाहिए हमें, टाइम चाहिए, इन सभी को पर्टिकुलर चीजों पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक कथन है और एक कारण है। सबसे पहले इन दोनों को रीड कीजिए और चेक करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी यूज्ड एज अ हर्डल रेट फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल। बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग प्रपोजल, यानी कि सिंपल सा बात अगर मैं बोलूँ तो आपके पास कोई एक काम है जिसपे आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए आप उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या ये पर्टिकुलर सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आप इस मेथड का इस्तेमाल ही इसलिए कर रहे हो कि आपको कितनी अर्निंग और कितना आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उनके बीच का डिफरेंट आपको मालूम चल सके और क्या क्या इश्यूज होंगे वो भी चीज आप पता कर सको। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। इट इज बिकॉज बाय फाइनेंसिंग in the proportion specific and accepting the project yielding more than the weighted average required return। देखो यहाँ पर यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। द फर्म इज एबल टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक। दूसरी ये चीज कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस प्रपोजल मतलब इस मेथड का इस्तेमाल करते हो तो जो फाइनेंसिंग प्रपोजल यानी कि जो स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस होगा पर्टिकुलर किसी चीज पर, तो वो किस चीज को दिखलाएगा? सबसे पहले तो ये दिखलाएगा कि आपका जो रिटर्न है वो आपके एवरेज इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज ये दिखलाएगा कि उससे जो आपका मार्केट ग्रोथ है या जो मार्केट शेयर है या फिर आपकी जो स्टॉक की प्राइस है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। इन चीजों को दिखाएगा। तो अगेन ये इसका प्रॉपर सही है। पहले बात तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो केवल ट्रू वाला ऑप्शन चूज कर लो। ओके, देखो बी में बोथ ट्रू है तो ये सही है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस भी होता कि आर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है ए के बारे में तो अगेन वो ही सही होता हमारे पास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट कवर्ड। या देखिए मैं अगेन हर बार रिपीट करता हूँ, नॉट वाली केस हमेशा याद रखो। ठीक है। इन द वॉल्टर मॉडल ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी, वॉल्टर की जो डिविडेंड मॉडल थी पॉलिसीज की, मतलब कि डिविडेंड देने की जो पॉलिसी मेथड थी, उसमें से कौन सा पर्टिकुलर यहाँ जो चार टर्म्स है उनमें से कौन सा पार्ट कवर नहीं किया था वॉल्टर जी ने, हमें वो बताना है। चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है? ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के द्वारा जितनी भी फाइनेंस है वो आनी चाहिए। क्या ये वोल्टर जी का कहना था? बिल्कुल जी हाँ, 100%। ये उनका कहना था कि 110% यानी कि 100% जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो कैसे होनी चाहिए? रिटेन अर्निंग के थ्रू होनी चाहिए। यानी कि जो हम फाइनेंस लेके आएंगे, मतलब हमको पैसे चाहिए होंगे ना, सोर्स चाहिए होंगे, तो वो सोर्स कहाँ से आएगा? रिटेन अर्निंग, यानी कि हमारे खुद के पैसे जमा किए हुए वही आने चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज क्या बोला हुआ है? फर्म्स बिजनेस डज नॉट चेंज ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हो उस वजह से आपकी जो रिस्क है बिजनेस में उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, अगेन ये स्टेटमेंट 100% सही है। वोल्टर जी ने ही ये कहा है कि आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा कर लो लेकिन उससे आपके बिजनेस के रिस्क फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। पर्टिकुलरली ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी ये मेथड है। तो अगेन एजम्पशंस तो होंगे, हम एजम्पशंस की बात कर रहे हैं तो ये एजम्पशन लेकर के ही बनाया गया है। तो अगेन ये एजम्पशन भी सही है हमारा। और फर्म की इन्फिनिटी लाइफ होनी चाहिए, ये तो सभी के जितने भी पॉलिसीज हैं उनमें तो ये 100% एजम्पशन हो ही सकता है। ये तो कभी भी ना वाला आंसर है ही नहीं, तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप बिना पढ़े से ऐसे ही चेक कर दो। अब बच गया हमारे पास द की वेरिएबल लाइक ईपीएस एंड डीपीएस कीप ऑन चेंजिंग। ईपीएस डीपीएस कहने का मतलब क्या हुआ? ईपीएस कहने का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर, और डीपीएस करने का कहने का मतलब क्या हुआ? डिविडेंड पर शेयर।
तो बेसिकली इन दोनों में किसी तरह के कोई चेंजेस होने पर, वेरिएबल के फैक्टर होने पर इन दोनों में चेंजेस होता है। ऐसा नहीं है भैया ये चीज उन्होंने नहीं कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें से आप लोगों ने कितने ऑप्शन चूज सही हुए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्विजेस जाके अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट जाइए क्विज अटेम्प्ट कीजिए और अपनी एक्यूरेसी चेक कीजिए। एक्यूरेसी चेक करना सबसे कंपलसरी पार्ट है आपके लिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने पढ़ाई कर रहे हो, कितने पानी में हो आप। ठीक है ना। चलो अगेन मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।